नमस्कार, स्वागत है आपका हरियाणा विशेष में। आपके साथ मैं हूं सोनल दहिया। कृषि कानूनों को रद्द करने और फसलों के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य की कानूनी गारंटी दिए जाने की अपनी मांगों पर अड़े किसान संगठनों ने एक बार फिर से साफ कर दिया है कि अगर सरकार 4 जनवरी को उनके पक्ष में फैसला नहीं लेती है तो वो कड़े कदम उठाएंगे। सिंधु बॉर्डर पर मीडिया को संबोधित करते हुए किसान नेताओं ने अपनी मुख्य मांगों के पूरा नहीं होने पर कड़े कदम उठाने की चेतावनी दी है। उन्होंने कहा है कि सरकार के साथ अब तक हुई बैठकों में किसानों द्वारा उठाए गए मुद्दों में से केवल 5% पर चर्चा हुई है। किसान नेताओं ने कहा कि अगर सरकार के साथ बैठक में गतिरोध दूर नहीं होता है तो हम हरियाणा में सभी मॉल, पेट्रोल पंप को बंद करने की तारीखों की घोषणा करेंगे। और बहादुरगढ़ को दिल्ली से जोड़ने वाले टीकरी बॉर्डर पर भी किसान डटे हुए हैं। किसानों को अब इंतजार 4 जनवरी का है, जब सरकार के साथ उनकी बात होगी। किसानों ने कहा कि जब तक कृषि कानून रद्द नहीं हो जाते हैं वो वापस नहीं जाएंगे। उनसे बात की हमारे संवाददाता राज वर्मा ने। किसानों के आंदोलन का आज 38वां दिन है। दिल्ली बॉर्डर के तमाम हिस्सों में जिस तरह से आंदोलन चल रहा है, कुछ उसी तरह की तस्वीर दिल्ली हरियाणा के टीकरी बॉर्डर पर भी देखने को मिल रही है। यहाँ भी लगातार किसान आंदोलन कर रहे हैं, लगातार यहाँ पर डटे हुए हैं। इस सब के साथ पुलिस प्रशासन ने भी सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं, बैरिकेडिंग की गई है। इसके अलावा बड़े बड़े भारी पत्थर रखे गए हैं ताकि किसान यहाँ से दिल्ली के अंदर दाखिल ना हो पाए। इस सब के बीच आज किसान नेताओं ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर 4 जनवरी को सरकार के साथ होने वाली बातचीत और उसके बाद आंदोलन की क्या कुछ रणनीति होगी, इसका पूरा खाका रखा। किसानों ने साफ कर दिया अगर 4 जनवरी को कोई भी सही निर्णय नहीं हो पाता, यानी कि जो 2 मुद्दे हैं जिन पर बातचीत होनी है उस पर सरकार सहमति नहीं जताती है, तो आने वाले समय में किसान अपने आंदोलन को और ज़्यादा उग्र करेंगे। जिसमें 6 जनवरी को सिंघू बॉर्डर से केएमपी पर किसान जो है ट्रैक्टर ट्रॉली मार्च करने का प्रयास करेंगे। तो इसके अलावा देश के अलग अलग हिस्सों में और बाकी जगहों पर भी प्रदर्शन को और ज़्यादा तेज किया जाएगा। इतना ही नहीं, शाहजहाँपुर हरियाणा राजस्थान जो बॉर्डर है वहाँ पर जो किसान बैठे हुए हैं वो भी वहां से दिल्ली की तरफ कूच कर सकते हैं। इस तरह की भी योजना एक किसान नेताओं ने बनाई है। यानी कि किसान नेताओं की तरफ से जो आज बयान आए हैं उससे साफ है कि अगर सरकार जल्द उनकी बाकी 2 मांगों पर सहमति नहीं जताती है तो आने वाले समय में न केवल आंदोलन तेज होगा, उग्र भी हो सकता है, और अगर जरूरत पड़ी तो जो टकराव की स्थिति अभी सरकार और किसानों के बीच बनी है ये भविष्य में और ज्यादा गंभीर हो जाएगी। कैमरामैन जगदीश तोमर के साथ राज वर्मा, टीकरी बॉर्डर, इंडिया न्यूज। और वहीं किसान आंदोलन के बीच एक बार फिर से बुरी खबर आई है। इस बार गाजीपुर बॉर्डर पर उत्तराखंड के बिलासपुर के रहने वाले किसान ने खुदकुशी कर ली है। किसान का शव टॉयलेट में फंदे पर लटका हुआ मिला है। मृतक किसान कश्मीर सिंह की उम्र 70 साल की थी और उन्होंने जो सुसाइड नोट लिखा है, जहां उन्होंने शरीर छोड़ा है वहीं उनका अंतिम संस्कार किया जाए। किसान के सुसाइड के बाद किसानों में गुस्सा देखने को मिल रहा है। किसान आंदोलन का 38वां दिन है और मैं दिल्ली यूपी की सीमा गाजीपुर बॉर्डर पर मौजूद हूं। 24 घंटे में दूसरी दुखद खबर आई है। 24 घंटे के दौरान यहां पर 2 किसानों की मृत्यु हो गई है। आज सबसे दुखद खबर तब आई जब ठीक इस बॉर्डर के पास उस मोबाइल शौचालय में एक किसान की लाश लटकती हुई मिली। बताया जा रहा है कि 70 वर्षीय कश्मीर सिंह ने इसलिए आत्महत्या कर ली क्योंकि वो आंदोलन के सफल नहीं होने की वजह से काफी आहत हो गए थे। उन्होंने लिखा कि जहां पर मैं अपना शरीर छोड़ रहा हूं वहां पर ही मेरा अंतिम संस्कार किया जाए। ये बातें उन्होंने सुसाइड नोट में लिखी। और जैसा कि मैंने बताया कि पिछले 24 घंटे में ये दूसरी दुखद खबर है, तो आपको बता दें कि कल भी यहां पर एक किसान की मृत्यु हो गई थी। बताया जा रहा है कि अधिक ठंड होने की वजह से जो 57 वर्षीय गलतान सिंह हैं उनकी कल यहां पर मृत्यु हो गई थी। हमारे साथ तमाम यहाँ किसान मौजूद हैं, लेकिन आप उनके चेहरे देखेंगे काफी मायूस हैं। 24 घंटे में 2 किसानों का आंदोलन के बीच से हमेशा के लिए रुखसत हो जाना, जाहिर है आप उस दर्द को समझ सकते हैं। यहाँ पर पुलिस भी पहुंची थी और जो कश्मीर सिंह हैं उनकी डेड बॉडी को फिलहाल यहाँ से ले जाया गया है। और किसानों से यहाँ पूछ लेते हैं, बहुत दुखद है आपसे मेरा सवाल, लेकिन क्या कहेंगे 24 घंटे में 2 किसानों ने अपना जीवन यहाँ पर। आज हमारे लिए बेहद दुखद दिन है और हम यहाँ नज़दीक में ही थे। हमने ही जाकर एकदम सफाई कर्मी ने बताई, उन्हें देखा। हमारे कश्मीरा सिंह रामपुर जनपद की बिलासपुर तहसील पसियापुरा गांव के थे और वो इस आंदोलन से बहुत आहत थे।
उन्होंने आज आंदोलन से आहत होकर आत्महत्या कर ली और उन्होंने ये लिखा कि मेरी शहादत बेकार नहीं जाएगी और मेरी शहादत बेकार नहीं जाएगी और मेरा यहीं पे जहाँ मैं आत्महत्या कर रहा हूँ मेरा क्रियाक्रम यहीं पे किया जाए और मेरे बच्चों का दोष नहीं है। इस पूरे प्रकरण की दोषी है तो केवल दोषी केंद्र सरकार है। अब तक हमारे 37 किसान जा चुके हैं और आज हमारे लिए रोने के अलावा और कोई शब्द नहीं है, क्योंकि इस सरकार ने वो कर दिया। ये प्रजातंत्र की सरकार है, हमारी चुनी हुई सरकार है, लेकिन इस सरकार को जरा भी तरस नहीं। आज तक 47 लोग चले गए। अरे हम कुछ मांग नहीं रहे, हमारी इन मांगों से सरकार पर कोई आर्थिक बोझ नहीं पड़ रहा, सरकार को कोई वित्तीय संकट नहीं हो रहा और केवल यही तो कहना है जो तुमने गलत कानून मान दिया वापस लो। संशोधन हमें स्वीकार नहीं है, क्योंकि ये जो एक चीज है बिल्कुल 100 के 100% ऊपर के जो पन्ने हैं इन कानूनों में किसान छपा हुआ है, नीचे अडानी अंबानी जैसा बाबा रामदेव एक एक पन्ने में मोटे अक्षरों से लिखे हुए हैं। हम ये चाहते हैं कि अगर सरकार को भगवान अब भी उनकी बुद्धि शुद्ध सद्बुद्धि करे और हमारे कश्मीरा सिंह ने ये लिखा है कि मेरी शहादत बेकार नहीं जाएगी, तो ये तीनों काले कानून सरकार वापस ले, एमएसपी से कम खरीद को कानूनी दर्जा देके 100% खरीद सुनिश्चित करे। और हम ये कह रहे हैं, हम लोगों की ड्यूटी बहुत बढ़ गई, हमारी ड्यूटी इतनी बढ़ गई है, उन्होंने एक शब्द ऐसा लिख गए हैं वो चाहे हमें कितनी भी लंबी लड़ाई लड़नी पड़े, चाहे कितनी कुर्बानी। अभी कश्मीरा सिंह नहीं 100 कश्मीरा सिंह तैयार हैं, लेकिन हम लोग जब तक इन 3 काले किसान विरोधी कानून की वापसी, एमएसपी से कम खरीद को कानून मुद्दा, जब तक ये मांगे नहीं मानी जाएंगी हम लोग जा नहीं सकते। तो बहुत दुखद, आप रोष में उस दुख को यहाँ महसूस कर सकते हैं। कल भी एक किसान 57 वर्षीय थे, उनकी मौत हो गई। आप लोग कैसे उन्हें श्रद्धांजलि देंगे और उम्मीद यही करेंगे कि अब तो कम से कम सरकार सुने, अब शायद कुछ सॉल्यूशन निकल पाए। देखो, मैं तो शुरू से ही प्रधानमंत्री जी से एक अनुरोध कर रहा, प्रार्थना कर रहा कि प्रधानमंत्री जी जितना बड़ा बहुमत इन लोगों ने आपको दिया था, आपसे आशाएं भी इन्होंने बहुत पाली थी, मगर गलत नहीं पाली थी। ये अपने हक के लिए लड़ रहे। आप ये तीनों काले कानून और एमएसपी का रेट इन्हें दे दो, नहीं इन शहादत देने वालों की आत्मा आपका पाछा नहीं छोड़ने की और आपको सुख की चैन की नींद सोने नहीं देने के। मेरी आपसे यही प्रार्थना कि अब भी सुन लो। पिछले 24 घंटे में तो ऐसा लगता है जैसे यहाँ कोहराम मच गया, 2 डेथ होना बहुत बिल्कुल बिल्कुल, इतनी सर्दी कि एक भी मंत्री एक रात तो इनके बिचारे में गुजार के दिखा दो कि कितना कष्ट है इन आदमियों को। ठीक है, अरे ये किसान भी बुजुर्ग हैं, ठंड बहुत ज्यादा है। नहीं, बेशुमार ठंड है, पर करा क्या जाए, इन्हें छोड़ के कैसे जाएंगे, जाने का तो पर्सन ही नहीं चाहिए। आपको लगता है कि कश्मीर सिंह जी और जो गलतान सिंह जी, उनकी शहादत अब 4 तारीख को ऐसा कुछ हो जिससे कि निश्चित है वो खुद भी कहकर गए कि उनकी शहादत बेकार न जाए, तो आप भी कोशिश करेंगे तमाम किसान? हाँ, मेरी तो सरकार से ये प्रार्थना है कि 4 तारीख में इनकी मांगों को मान कर और इन्हें सह सम्मान हाथ जोड़ कर इनको यहाँ से उठा दो, वरना तो ढेर बड़ा भुगतान तुम्हें करना पड़ेगा और इनकी शहादत व्यर्थ नहीं जाएगी, कुछ ना कुछ करके जाएगी, देश का रंग पलट कर जाएंगी। तो शहादत व्यर्थ नहीं जानी चाहिए। मैं अंत में तस्वीरों में एक बार दिखा दूं कि बहुत बहुत बुजुर्ग किसान यहाँ पर मौजूद हैं। 38वां दिन और ये किसान आंदोलन लगातार जारी है। उन्होंने कह दिया है कि एक कश्मीर सिंह नहीं, अगर सैकड़ों कश्मीर सिंह भी कुर्बान करने पड़े, लेकिन जो आंदोलन है उसे सफल बनाकर रहेंगे। ये जगह मैं आपको एक बार दिखा दूं कि ये जगह किसान क्रांति चौक है, जहां पर साल 2018 में भी इसी तरह का एक बड़ा आंदोलन हुआ था और वो आंदोलन सफल भी हुआ था। लेकिन अब क्योंकि कृषि कानून को वापस लेने की मांग है और यहां पर शहादत भी हुई है, तो ऐसे में बहुत दुखद ये स्थिति, और उस स्थिति से तभी जो श्रद्धांजलि होगी उन किसानों के लिए होगी जब यह आंदोलन यहां सफल होगा। और किसानों का कहना है कि अगर तीनों कृषि कानून वापस होंगे, एमएसपी पर कानून के रूप में गारंटी मिलेगी, तभी वो सच्ची श्रद्धांजलि होगी। और तब तक वो किसान लगातार इसी तरह से यहां डटे हुए हैं। गाजियाबाद से जतिन गोस्वामी, इंडिया न्यूज। और वहीं केंद्र सरकार द्वारा लागू 3 कृषि कानूनों के खिलाफ किसानों में आक्रोश बढ़ता जा रहा है। कई दौर की बातचीत विफल होने के बाद किसानों के सब्र का बांध टूटता जा रहा है। कानूनों के विरोध में पिछले 38 दिन से चल रहे आंदोलन में आज दिल्ली गाजीपुर बॉर्डर पर किसान ने फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। इससे पहले भी सिंधु और टीकरी बॉर्डर से ऐसी खबरें आ चुकी हैं। सबसे पहले सुसाइड की बुरी खबर सिंधु बॉर्डर से आई, जहां 16 दिसंबर को संत राम सिंह जी ने सुसाइड कर लिया था। करनाल से प्रदर्शन स्थल पहुंचे संत बाबा राम सिंह ने खुद को गोली मारकर आत्महत्या कर ली थी। उन्होंने अपने सुसाइड नोट में किसान आंदोलन का समर्थन किया था और लिखा था कि उनसे ये दुख देखा नहीं जा रहा। इसके कुछ दिन बाद 27 दिसंबर को टीकरी बॉर्डर से एक बुरी खबर आई, जहां एक वकील ने किसानों के समर्थन में सुसाइड कर लिया। वकील ने किसान आंदोलन के समर्थन में जहर खाकर जान दे दी। मृतक वकील अमरजीत सिंह पंजाब के फाजिल्का के रहने वाले थे। 55 साल के अमरजीत ने भी सुसाइड नोट लिखा था, जिसमें उन्होंने पीएम मोदी का जिक्र किया था और कृषि कानूनों को किसान विरोधी बताया था।
वकील अमरजीत सिंह ने आंदोलन में बलिदान देने की बात लिखी थी। और अब एक दुखद खबर गाजीपुर बॉर्डर से आई है, जहां 70 साल के किसान कश्मीर सिंह ने सुसाइड कर लिया। और वहीं कांग्रेस से राज्यसभा सांसद दीपेंद्र हुड्डा ने एक बार फिर से सरकार से तीनों कृषि कानूनों को वापस लेने की मांग की। दीपेंद्र हुड्डा ने कहा कि नए कानूनों को लाने की कोई जरूरत नहीं थी। हुड्डा ने कहा कि हमारी सरकार में 10 साल तक कोई किसान आंदोलन नहीं हुआ, जबकि उसके पहले की सरकारों में किसानों पर गोलियां चलाई गई। उन्होंने कहा कि एपीएमसी का विस्तार और सुधार किया जाना चाहिए और पूरे देश में मंडियां बनानी चाहिए। उन्होंने कहा कि इन बिलों की अभी तक कोई चर्चा तक नहीं हुई, सीधा बिल पास कर दिए गए। कम से कम अभी पीछे के इतिहास में शायद ऐसा आंदोलन देश ने नहीं देखा होगा। टिकरी बॉर्डर पे कल मैं था, 17 किलोमीटर का वहाँ धरना है, 17 किलोमीटर एंड टू एंड, पहली ट्रॉली से आखिरी ट्रॉली, और हर रोज बढ़ रहा है। और सिंगू बॉर्डर पे 25 किलोमीटर पहुँच चुके हैं। तो आप 17, 25 किलोमीटर का धरना चल रहा हो, 50 साल की रिकॉर्ड तोड़ सर्दी है, ये आपके पास भी आपका हर रोज खबर आप देखते हो, 50 साल की रिकॉर्ड तोड़ सर्दी में लाखों की संख्या में, तो मैं 2 ही बॉर्डर्स का बता रहा हूँ, बाकी हर बॉर्डर पे लोग हैं, हर जगह प्रदेश में देश में लोग बैठे हैं, किसान ऐसे बैठे हो। 45 किसानों ने अपनी जानें कुर्बान कर दी इस पर सर्दी की वजह से, बाकी ऐसी परिस्थितियों में। और फिर भी एक अनुशासन शांति के साथ जिस तरह से अपनी बात के लिए सरकार के दरवाजे, ना सिर्फ सरकार के द्वार बल्कि देश की राजधानी की सीमा पर किसान बैठा है, तो ऐसे में सरकार को हठ धर्मिता छोड़नी चाहिए, राजहट छोड़ना चाहिए, राजधर्म निभाना चाहिए और किसानों की बात माननी चाहिए। यही मैं समझता हूँ कि सरकार थोड़ा बड़ा दिल दिखाएगी। और साल 2020 कोरोना का दर्द लेकर आया है, तो अब साल 2021 कोरोना की दवा लेकर आया है। अच्छी खबर यह है कि देश तेजी से वैक्सीनेशन की तरफ बढ़ रहा है। हालांकि देशवासियों को फ्री वैक्सीन नहीं मिलेगी। फिलहाल 3 करोड़ लोगों को सरकार की तरफ से फ्री वैक्सीन मिलेगी, जिसमें 1 करोड़ स्वास्थ्य कर्मियों और 2 करोड़ फ्रंटलाइन वर्कर्स को शामिल किया गया है। वो सब और फर्दर छोटे छोटे भी इनपुट्स अगर कोई मिले, उनको हम लोगों ने इम्प्रूव करके सारे देश को गाइडलाइंस को इम्प्रूवमेंट्स के साथ शेयर किया। कल भी सारे देश के डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट्स के साथ हम लोगों ने स्वास्थ्य मंत्रालय में कई बार कोऑर्डिनेशन हो चुका है, फाइनल फिर से कोऑर्डिनेशन किया है। और आज पूरे देश में सभी स्टेट्स में और सभी यूनियन टेरिटरीज में लगभग 119 डिस्ट्रिक्ट्स में इसी प्रकार के 260 ऐसे स्थान जहां की वैक्सीनेशन जब शुरू होगा वहां पर लोगों को वैक्सीन दी जाएगी। वहां पर इसी प्रकार का ड्राई रन या इसी प्रकार की मॉक ड्रिल, जिसमें यहाँ का जो वैक्सीनेशन की जो प्रक्रिया चलेगी, जो बेनिफिशरीज पोटेंशियल हैं, हमारा कोविन प्लेटफॉर्म कैसे काम करेगा, कैसे लोग आकर वेटिंग रूम में बैठेंगे, कैसे वैक्सीनेशन लेने के बाद वो ऑब्जर्वेशन के अंदर बैठेंगे, आधा घंटा ऑब्जर्वेशन में उनको रखा जाएगा, कैसे अगर कोई एडवर्स इवेंट होता है फॉलोइंग वैक्सीनेशन, उसको मैनेज करने के लिए क्या इमरजेंसी व्यवस्था है, क्या उसके लिए इमरजेंसी किट्स हैं, एड्रेनलिन दवाई है, उसको शिफ्ट करने के लिए, उसके लिए एक्सपर्ट्स के लिए ये जो व्यवस्थाएं हैं, ये सारी चीज़ों को आज, और जो फिर वैक्सीनेटर्स और उनके साथ जो उनके हेल्पर्स हैं उनको भी डिजिग्नेटेड काम दिया गया है, नंबर 1, नंबर 2, 3, 4 करके अलग अलग सबके काम हैं। मुझे पूरा विश्वास है कि जब वैक्सीनेशन की प्रक्रिया शुरू होगी तो सारे देश में हम लोग ने पिछले समय में काफ़ी विस्तार से, यानी करीब 2000 से ज़्यादा तो मास्टर ट्रेनर्स को डेवलप किया है। मास्टर ट्रेनर्स के बाद सभी स्टेट्स और यूनियन टेरिटरीज़ के अंदर जो है ट्रेनिंग की है। डिस्ट्रिक्ट लेवल पर जो है ऑलमोस्ट सभी डिस्ट्रिक्ट्स में 700 से ऊपर डिस्ट्रिक्ट्स में 750 डिस्ट्रिक्ट्स में
ट्रेनिंग्स वगैरह डिटेल में कंप्लीट हो चुकी हैं। ब्लॉक लेवल पर जो एक टीम है एक वैक्सीनेशन सेंटर की, जिस प्रकार से इलेक्शन की प्रक्रिया में हर एक जो इलेक्शन का बूथ होता है उसकी टीम को ट्रेन किया जाता है, उस प्रकार से इन सबको भी ट्रेन किया गया है। और वहीं पूर्व केंद्रीय मंत्री विनोद शर्मा ने निगम चुनाव में हरियाणा जन चेतना पार्टी पर भरोसा जताने के लिए अंबाला वासियों का धन्यवाद किया और साथ ही कहा कि अब एक नई शक्ति के साथ काम करेंगे। पूर्व केंद्रीय मंत्री ने एक बार फिर से आईएमटी के लिए संघर्ष करने की बात कही और जनादेश का अपमान करने वाले नेताओं को भी करारा जवाब दिया। अंबाला में पूर्व केंद्रीय मंत्री और हरियाणा जनचेतना पार्टी के अध्यक्ष विनोद शर्मा ने पत्रकार वार्ता कर अंबाला वासियों का धन्यवाद किया। साथ ही निगम चुनाव में जीत हासिल करने वाले उम्मीदवारों और शहरवासियों को नए साल की शुभकामनाएं भी दी। इस दौरान पूर्व केंद्रीय मंत्री विनोद शर्मा ने शांतिपूर्ण चुनाव करवाने के लिए प्रशासन का भी धन्यवाद किया। इसके साथ ही पूर्व केंद्रीय मंत्री विनोद शर्मा ने अंबाला के सर्वांगीण विकास की बात भी कही। अंबाला के नागरिकों का बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहता हूँ कि कारपोरेशन में उन्होंने जितने भी पार्षद जीते हैं वो किसी भी पार्टी से हो, मैं सबको बधाई देता हूँ। और एक अच्छे ढंग से जो चुनाव लड़ा गया है, प्रशासन ने जिस तरह से शांति को बनाए रखा और चुनाव अधिकारियों ने जैसे चुनाव का संचालन किया, ये सराहनीय है। उन सबको भी बधाई देना चाहूँगा जो चुनाव संचालन में संलग्न थे, जिन्होंने चुनाव संचालन किया, और ख़ास तौर पे अंबाला के निवासियों को जिन्होंने बहुत संयम दिखाकर अच्छे ढंग से चुनाव लड़ा। भले ही बहुत किस्म की प्रोवोकेशंस आई, कई लोगों को थ्रेट किया गया, धमकाया गया, लेकिन उन्होंने अपने विवेक के साथ अपनी वोट कास्ट की और अपने प्रिय नेताओं को चुनाव में विजयी बनाया। कुछ हार की वजह से कुछ लोगों को बौखलाहट हुई है। मैं समझता हूँ हार जीत चुनाव में होती है, सब तो जीत नहीं सकते, किसी एक को जीतना है, बाकी हार होती है। मुझे लगता है कि ये बौखलाहट जो है शायद हार की वजह से नहीं है, जो मैं कहता था कि करारी शिकस्त देंगे उसकी वजह से है। जमानत जब्त होने से किसी को भी दुख तो होता ही है। मैं समझता हूँ उनकी बौखलाहट भी कि जमानत जब्त होने से वो कुछ ऐसी बातें करने लगे हैं जो उनको शोभा नहीं देती। अब मेरे शहरवासियों के बारे में ऐसा कहना कि धन की वजह से जीत गए हैं, तो यानी कि वो मेरे शहरवासियों के ऊपर आरोप लगा रहे हैं। ऐसा उनको नहीं सोचना चाहिए। वोटर हैं, अपनी मर्जी से कर रहे हैं, आप उनके ऊपर ऐसा आरोप लगा रहे हैं कि उन जैसे उन्होंने वोटिंग जो की है धन की वजह से की है। ये तो बहुत गलत बात है, ये बिल्कुल ही नासमझी वाली बात है। और धन बल की जो बात करते हैं उसमें तो वो बड़े सक्षम हैं, धन भी है उनके पास और बल भी बहुत है, तो बल का भी प्रयोग करते हैं, वो धन का भी प्रयोग करते हैं। वो किसकी बात कर रहे हैं, अपनी खुद की बात कर रहे हैं, मुझे नहीं समझ आया। ऐसी चीज़ों से बचना चाहिए। हम मिलजुल कर एक अच्छा वातावरण पैदा करेंगे। वातावरण को दूषित करने की कोशिश नहीं होनी चाहिए। सबको साथ लेकर चलेंगे, सबके साथ मिलकर काम करेंगे, और जो काम करने हैं, जो जनता चाहती है, जो लोग चाहते हैं, उन कामों को प्रायोरिटी बेसिस पे किया जाएगा, ताकि हम जो लोगों की आकांक्षाएं हैं, आशाएं हैं, उनको पूरे उतर सके, उनकी आशाएं पूरी हो सके। प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान पूर्व केंद्रीय मंत्री विनोद शर्मा ने उन नेताओं को भी निशाने पर लिया जिन्होंने हार की बौखलाहट दिखाई थी। पूर्व केंद्रीय मंत्री ने कहा कि उनकी जमानत जब्त हुई है, जो अंबाला की जनता पर आरोप लगा रहे हैं और जनादेश का अपमान कर रहे हैं, जो कि नासमझी वाली बात है। पूर्व केंद्रीय मंत्री ने हार का बहाना ढूंढने वाले नेताओं को भी इस दौरान जवाब दिया और साथ ही कॉरपोरेशन का बजट बढ़ाने की मांग करते हुए कहा कि अब निगम में भ्रष्टाचार नहीं होने देंगे।
अम्बाला का विकास भाजपा थोड़े करेगी, पार्टी थोड़े करती है। विकास तो कारपोरेशन करेगी, और कारपोरेशन सरकार से चाहेगी कि कारपोरेशन में जितना भी खर्चा है, कारपोरेशन के जो काम होने हैं, हम चाहेंगे कि सरकार अम्बाला की कारपोरेशन की मदद करे। अम्बाला के निवासियों की डेवलपमेंट के लिए बहुत सारा हमें यहाँ पे बजट आना चाहिए, क्योंकि कारपोरेशन में इतना बजट नहीं है। तो हम सरकार से करेंगे, दरकार करेंगे, उनसे रिक्वेस्ट करेंगे कि बहुत बजट दिया जाए। अम्बाला बहुत पिछड़ा हुआ है, इसको आगे लेके जाना। कुछ कारपोरेशन के अंडर आता है कि अगर कहीं भी ऐसा कुछ हुआ है, उसके ऊपर ज़रूर देखा जाएगा भी क्या किया गया है, कैसे हुआ है, क्योंकि भ्रष्टाचार को तो कारपोरेशन से मिटाना है। तो संकल्प लिया हुआ है कि मिटाना है, कोई भी कदम उठाना पड़ेगा, उसको मिटाने के लिए उठाएंगे। नया साल शुरू हुआ है, तो भाई नई शुरुआत नए विश्वास के साथ, नई शक्ति के साथ कार्य शुरू किया जाएगा। भ्रष्टाचार पर वार शुरू जी, भ्रष्टाचार पर वार शुरू नहीं, भ्रष्टाचार हम होने नहीं देंगे, ये कहा है, बिल्कुल नहीं होने देंगे। वार की क्या बात है, भ्रष्टाचार नहीं होने देंगे। पूर्व केंद्रीय मंत्री विनोद शर्मा ने पत्रकार वार्ता के दौरान कहा कि सीनियर मेयर और डिप्टी मेयर हरियाणा जनचेतना पार्टी का ही बनेगा और सभी पार्षदों को, चाहे वो किसी भी पार्टी से हो, साथ लेकर चलेंगे। इसके साथ ही पूर्व केंद्रीय मंत्री ने IMT के लिए लगातार संघर्ष करने की बात भी कही। बनाएंगे जो IMT का विरोध करने वाले थे ना, असली तो यहाँ के निवासियों ने उनको शीशा दिखाया है। ये उनकी बौखलाहट है। जितने ये बयान आ रहे हैं, उनमें से वो उन्हीं लोगों के आ रहे हैं जो IMT के खिलाफ थे, और उनको आप देख सकते हैं कि उनका क्या हाल हशर हुआ है। तो आगे मैं चाहता हूँ कि कोई IMT का विरोध करेगा, उनका फिर यही हशर होगा। जो लोग अपने इलाके की डेवलपमेंट और अपने बच्चों की रोज़गार के बारे में नहीं सोच सकते, उनकी मुखालफत करते हैं, उन लोगों को जनता पसंद नहीं करती। तो IMT की मैंने कभी नहीं कहा कि नगर निगम के अंडर आती है। IMT तो मैं आज की बात थोड़े इस सिलेक्शन में थोड़े कर रहा हूँ। मुझे तो बात करते हुए आज कम से कम 9 साल हो गए हैं, इसके पीछे लगा हूँ। तब तो नगर निगम का सवाल ही नहीं था। IMT इज नॉट, आई हैव नॉट स्टार्टेड दिस ड्रीम टुडे। नगर निगम में तो हमने कहा कि IMT लेके आएंगे, नॉट थ्रू नगर निगम, हम उसके लिए वैसे लड़ेंगे, हमारी पार्टी लड़ेगी। मेरी तो पार्टी का मैनिफेस्टो है। तो एक तरफ पार्टी का मैनिफेस्टो है, पार्टी लड़ रही है, तो हमारा ये मुद्दा है कि हम लड़ेंगे। सर, आंदोलन चलाने की भी बात आपने कही कि IMT को लेके हम आंदोलन चलाएंगे, तो ऐसा अगर नहीं होगा तो जरूर चलाएंगे। IMT तो लानी है, जो भी हमारे से प्रयास होगा उसमें कुछ भी करना पड़ेगा। पूर्व केंद्रीय मंत्री विनोद शर्मा ने कहा कि अम्बाला कैंट परिषद और पंचायत चुनाव की रणनीति घोषणा चुनाव घोषित होने के बाद कर दी जाएगी। जाहिर है, नगर निगम चुनाव में हरियाणा जनचेतना पार्टी के मजबूत और नेक इरादों पर मुहर लगाकर अम्बाला वासियों ने साफ संदेश दिया है कि वो अब विकास के मुद्दे पर ही वोट करेंगे और उसे ही सत्ता सौंपेंगे जो जनहित के लिए काम करेगा और लोगों के बीच रहकर उनकी हर समस्या का समाधान करवाएगा। अम्बाला से अमन कपूर, इंडिया न्यूज, हरियाणा। और वहीं प्रदेश के तमाम जिलों में एचटेट की परीक्षा हुई। एचटेट की परीक्षा 2 और 3 जनवरी को होने निर्धारित की गई है। 2 जनवरी को पुख्ता इंतजामात के बीच परीक्षार्थी परीक्षा केंद्रों पर पहुंचे। 4 जिलों की तस्वीरें आपके सामने हैं। जींद, भिवानी, चरखी दादरी, सिरसा। जींद में हर परीक्षा केंद्र पर 10-10 सुरक्षाकर्मी तैनात किए गए। सुरक्षा के पुख्ता इंतजामात के तहत डीएसपी समेत संबंधित थाना प्रभारी अपनी टीम के साथ स्थिति पर नजर रखे रहे। पूरी जांच के बाद ही परीक्षार्थी को परीक्षा केंद्र में प्रवेश करने दिया गया। भिवानी में भी लेवल 3 की एचटेट परीक्षा शांतिपूर्ण ढंग से करवाई गई। चरखी दादरी जिले में भी एचटेट परीक्षा को लेकर 11 सेंटर बनाए गए हैं। इन सेंटर्स में सुरक्षा की दृष्टि से कड़े इंतजाम किए गए हैं। प्रशासन की ओर से हर सेंटर में स्वास्थ्य विभाग की टीम का भी प्रबंध किया गया है। और इसी कड़ी में सिरसा के 13 परीक्षा केंद्रों पर 3,948 परीक्षार्थियों ने एचटेट लेवल 3 की परीक्षा में भाग लिया। प्रशासन ने परीक्षा को पारदर्शी तरीके से सफलतापूर्वक संपन्न करवाने के लिए सभी उचित प्रबंध किए। और इसी के साथ हरियाणा विशेष में इतना ही। नमस्कार।